हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानिया और आपका जो है इंजीनियरिंग फिजिक्स लेक्चर सीरीज में स्वागत है। और लास्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था जो कि यूनिट 3 से था, जो कि क्वांटम फिजिक्स जो हमने स्टार्ट किया था। और हमने जो वो पिछले चैप्टर में ब्लैक बॉडी रेडिएशन या यू कैन से दैट द ब्लैक बॉडी एंड द ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था। और हमने ये भी मतलब डिस्कस किया था कि ब्लैक बॉडी के जो स्पेक्ट्रम है उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो क्लासिकल्स के लॉ हैं, दैट इज बेसिकली रेले जीन्स लॉ और बीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वो क्या हो रहे थे, पूरी तरह से एक्सप्लेन करने में फेल हो गए थे। ठीक है, तो फिर जो है वो प्लैंक ने लॉ दिया कि प्लैंक्स ने अपनी एक हाइपोथेसिस दी और उस मतलब कि हाइपोथेसिस से ये कंक्लूजन है कि क्वांटम मतलब कि फिजिक्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो क्वांटम फिजिक्स का जो ओरिजिन है वो बेसिकली जो वो यहीं से ही है कि प्लैंक ने क्या किया कि उसने कुछ मतलब कि एज्यूम किया है कि जो ऑसिलेटर्स हैं वो जो है वो एनर्जी जो है वो एमिट और एब्जॉर्ब करते हैं, या कोई भी बॉडी है जिस पे सन की लाइट पड़ रही है वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता और एमिट करता वो क्वांटा के फॉर्म में है, मतलब कि डिस्क्रीट इन नेचर है। बट क्लासिकली बात करते हैं कि एनर्जी जो वो कॉन्टिन्यूसली एमिट होती है और कॉन्टिन्यूसली क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तभी जो थे वो जो रेले जीन्स लॉ और बीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो था वो फेल हो गए थे पूरे स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये ब्लैक बॉडी एज द एब्जॉर्बर और यह है ब्लैक बॉडी एज द एमिटर। तो ब्लैक बॉडी जो कि सारी जो रेडिएशन उस पर फॉल हो रही है उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और सारी की सारी रेज को एमिट कर देगा। इसमें हमारा लैंप ब्लैक की कोटिंग है, अंदर और बाहर जो वो निकल का पॉलिश है। ठीक है, तो ये आइडियलाइज हम इसको मानते हैं कि आइडियल ब्लैक बॉडी है। ठीक है, तो जब यहाँ पे मतलब डिटेक्टर लगाएंगे तो वो जो डिटेक्टर है डिफरेंट फ्रिक्वेंसी रेंज में या वेवलेंथ रेंज में उसने जो स्पेक्ट्रम दिया ब्लैक बॉडी का वो इस तरह के नेचर का है एक्सपेरिमेंटली। साइंटिस्टों ने जब इसको एक्सपेरिमेंटली मतलब स्टडी किया तो इस तरह से कर्व आया। और हमने लास्ट में देखा था कि ये कर्व इस तरह से है बच्चों, ये वाला, पर ये वाला कर्व पर रेले जीन्स जो कि क्लासिकली था वो हायर वेवलेंथ के लिए एप्लीकेबल था, बट लोअर वेवलेंथ के लिए क्या हो जा रहा था, ये इनफिनाइट की तरफ चला जा रहा। ठीक है, मतलब कि इस तरह से ये कर्व जो वो डेविएशन शो कर रहा था। ठीक है, और जो बीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लोअर वेवलेंथ के लिए मैच कर रहा था इस कर्व के साथ, बट हायर वेवलेंथ के लिए वो डेविएशन आ रहा था। इस तरह से ये डेविएशन आ रहा था, जो रेड वाला पोर्शन है। ये रेले जीन्स ने ये वाला पार्ट को मतलब एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल हो गया, मतलब कि हायर वेवलेंथ को, और बीन्स जो था वो लोअर वेवलेंथ रीजन को एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल हुआ, पर पूरा स्पेक्ट्रम को ये दोनों ही एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इसलिए फिर जो था वो मैक्स प्लैंक ने 1900 में एक्सप्लेन किया कि क्या क्या एक्सप्लेन किया, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी अमंग द वेरियस वेवलेंथ emission, and so the emission and the absorption of energy are not continuous but discrete in nature। तो उसने कुछ assumption दिए बच्चों कि the cavity of the experimental black body also contain the electrical linear oscillators of molecular dimension which can vibrate with all possible frequencies। The frequency of radiation emitted by the oscillator is same as the frequency of its वाइब्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि प्लैंक ने बोला कि जो ये ब्लैक बॉडी है ये एक बेसिकली एक मॉलिक्यूलर ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रही है। मतलब कि जैसे बच्चों आपने किसी बॉडी को एनर्जी दी तो एटम क्या हो गए बच्चों, वाइब्रेट हो गए। ठीक है, जब एटम जो है वो वाइब्रेट हो गए तो एक ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑसिलेटर। वो जो ऑसिलेटर है वो उस फ्रिक्वेंसी मतलब जिस फ्रिक्वेंसी से वो वाइब्रेट होंगे उसी फ्रिक्वेंसी की जो वो लाइट वो एमिट करेंगे या वेव एमिट
वेव एमिट करेंगे। ठीक है, नाउ सेकेंड assumption, the linear oscillator या molecular oscillator emit energy in the form of multiple of small unit called the quanta En is equal to n h nu, मतलब कि 0 h nu, 2 h nu, 3 h nu, इस फॉर्म में वो एनर्जी को एमिट करेंगे। ठीक है, थर्ड assumption है the oscillator do not emit or absorb as well as exchange energy continuously but only certain multiples of packet h nu while jumping from one state to the another state। ठीक है, तो ये तीन assumption थी, ये मतलब ये जो मतलब assumption है वो पूछी जाती है, तो आपको ये तीन assumption को राइट डाउन करना है बच्चों। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नाउ अब हम बेसिकली इन assumption की हेल्प से हम क्या करेंगे, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ को ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो हम यहां पे पहले ड्राइव करने से पहले आप लिखो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। तो प्लैंक रेडिएशन लॉ जो है बेसिकली बच्चों, उसके लिए हमें क्या करना, अब इसमें क्या है, मॉलिक्यूलर ऑसिलेटर्स हैं, तो सबकी हम क्या करेंगे, एवरेज एनर्जी हम कैलकुलेट कर लेंगे। सपोज करो, अब पहले लिखो एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑसिलेटर। हम यहां से सपोज करो देयर आर द n नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स। ठीक है, हमारे पास इसके अंदर जो ब्लैक बॉडी में n नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स है, तो हम इसकी क्या करेंगे, उसकी एवरेज एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। एवरेज एनर्जी इज basically E upon n. E is the energy of respective oscillator. E is the energy of oscillator, and n is the total number of oscillator. इसका मतलब सपोज करो आप क्लासरूम में बैठे हो, तो आपने सारे जो स्टूडेंट हैं 50 स्टूडेंट्स ने अपने हैंड ऐसे करके आप मतलब कि अपने आप को पकड़ रखा है। जब एनर्जी गेट करेंगे तो क्या होंगे बच्चे, वो ऑसिलेट होंगे। दैट इज बेस्ड एट स्प्रिंग। एटम जब वाइब्रेट होंगे बच्चों, तो हमें क्या निकालना है, उसकी उस पूरे सिस्टम की एवरेज एनर्जी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑसिलेटर की बात है, तो हम एक मॉलिक्यूलर ऑसिलेटर की हम एनर्जी मेजर करना बड़ा मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे ऑसिलेटर की एनर्जी, मतलब कि जो स्टूडेंट है वो एक एज अ ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एवरेज एनर्जी हम कैलकुलेट कर लेंगे। वो कैसे, दैट इज द टोटल एनर्जी ऑफ रेस्पेक्टिव ऑसिलेटर अपॉन द नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब यहां से हम पहले नंबर ऑफ ऑसिलेटर की बात करें, तो टोटल नंबर ऑफ, सपोज करो n इज हमारे पास ऑसिलेटर है, n1 n2 n3 अप टू nr, ये क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स। ठीक है, अब सपोज द एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर n0 n1, that is total n1, let n0 n1 n2 n3 nr is the number of oscillators having energy 0 h nu, 2 h nu, 3 h nu to r h nu. Understand? Now the distribution of energy among
oscillators are given by Maxwell-Boltzmann law, given by Maxwell-Boltzmann factor, that is E h nu by kT. अंडरस्टैंड? तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूट तो हमारे पास N0 N1 इनके पास एनर्जी है 0 h nu है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर इज N0 N1 N2 N3 Nn और Nr, और Nr कितना है बच्चों? तो यहां से बोल्ट्जमैन फैक्टर अकॉर्डिंग दैट इज N0 E माइनस R h nu अपॉन kT. इसको लिख लो 2 और इसको लिख लो बच्चों 3. तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स ये हैं 2, और हर ऑसिलेटर सपोज करो Nr ऑसिलेटर के पास जो एनर्जी है डिस्ट्रीब्यूट हुई है दैट इज N0 E माइनस R h nu अपॉन kT. फॉर एग्जाम्पल 50 स्टूडेंट है तो हर एक पर्टिकुलरली 50 या 49 सपोज करो N या R मान लो, तो उसके पास जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी वो इस तरह से होगी बच्चों. ठीक है, अब हम इक्वेशन 2 में बात करें तो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स कितने होंगे याद देखिए, N0 प्लस N1 N0 E माइनस R. यहां पे बच्चों N1 N0 E h nu by kT प्लस N0 E माइनस 2 h nu by kT, और इस तरह से N0 E माइनस R h nu by kT. ये सीरीज फॉर्म में है, इसको हम सिंपल से लिख सकते हैं. N इज यहां से बच्चों N0 हमारे पास कॉमन है E1 प्लस E माइनस h nu by kT प्लस E माइनस 2 h nu by kT, और इस तरह से बच्चों E माइनस R h nu by kT. ये कॉमन आ गया बच्चों. अब यहां पे सपोज करो X इज E माइनस h nu by kT, हमने पुट कर लिया. तो ये किस तरह से N इज N0 1 प्लस X प्लस x स्क्वेयर प्लस x क्यूब अप टू x माइनस x r हमने ले लिया. अब इसको फॉर्म में हम ले लें N इज N0, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस x. अंडरस्टैंड? तो नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स जो हमारे पास आ गए N0 अपॉन 1 माइनस E माइनस h nu by kT. ये आ गया नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स इन दिस कैविटी, दैट इज बेसिकली N. कितने ऑसिलेटर हैं बच्चों? N0 अपॉन 1 माइनस E माइनस h nu by kT. ये नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हैं इस कैविटी के अंदर, इस ब्लैक बॉडी के अंदर. ठीक है बच्चों, तो अब ये इक्वेशन नंबर 4 है हमारे पास. अब हम एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करेंगे बच्चों. अब यहां से हमने ऑसिलेटर कैलकुलेट कर लिया. अब एवरेज एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर. अब हम सेकंड बात करेंगे इस वाले चीज की. तो अब E जो है डेट इज ये जो ऑसिलेटर है सेकंड वाला पोर्शन, एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर्स क्या होगी? एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर्स, द एनर्जी ऑफ ऑल ऑसिलेटर्स, मतलब यहां से बात करें एनर्जी ऑफ ऑल ऑसिलेटर्स कितनी होगी? टोटल एनर्जी विल बी यहां से 0 h nu, मतलब कि यहां पे N0 ऑसिलेटर दैट हैव द 0 ऑसिलेटर
N1 HNu प्लस N2 2HNu प्लस N3 3HNu, इसी तरह से NR RHNu आ गया। ठीक है बच्चों, तो N0 0 हो गया, प्लस यहां से हम बात करें एवरेज एनर्जी की, N1 को हम N0 E माइनस HNu बाई KT बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मल्टीप्लाई बाई HNu प्लस N0 E माइनस 2HNu बाई KT मल्टीप्लाई बाई 2HNu। इसी तरह से हम N0 E माइनस RHNu बाई KT और RHNu आ गया बच्चों। ठीक है, अब यहां से हमारे पास कॉमन क्या आएगा, एवरेज आ जाएगा। यहां से हमारे पास कॉमन है E माइनस HNu बाई KT N0। इसको हम सीरीज फॉर्म में लेके बच्चों आ जाएं तो डेट इज बेसिकली HNu को भी कॉमन है, HNu को भी हम कॉमन ले लें यहां पे, तो यहां 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब एंड एक्स आर। ठीक है, इसको सीरीज फॉर्म में हम करें। अब हमारे पास एवरेज एनर्जी कितनी होगी, HNu N0 E माइनस HNu बाई KT। यदि हम x यहां पे E माइनस HNu बाई KT ले तो ये किस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये एक सीरीज फॉर्म में हम इसको इस फॉर्म में बच्चों लिख सकते हैं। ठीक है, अब यदि x हमारा E माइनस HNu बाई KT है, अब हम यहाँ पे x की वैल्यू को पुट कर लेंगे, डेट इज HNu N0 E माइनस HNu बाई KT अपॉन 1 माइनस E माइनस HNu बाई KT डेट इज स्क्वेयर। तो डेट इज एवरेज एनर्जी, सॉरी डेट इज द एनर्जी। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। तो हमने 1 में हमें एनर्जी भी चाहिए वो हमने कैलकुलेट कर ली, और N0 भी हमें जो नंबर ऑफ ऑसिलेटर वो भी हमें मिल गए। देन पुट 4 एंड 5 in 1। तो अब हम बात करेंगे एवरेज एनर्जी की। तो 4 and 5 1 में पुट करेंगे तो जो एवरेज एनर्जी है बच्चों डेट विल बी E कितनी है हमारे पास, HNu N0 E माइनस HNu बाई KT अपॉन 1 माइनस E माइनस HNu बाई KT डिवाइडेड बाई N। डिवाइड N कितना है, N0 1 माइनस E माइनस HNu बाई KT। सो एवरेज एनर्जी हमारे पास कितनी होगी, N0 से N0 कैंसिल हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया टोटल, ये तो स्क्वायर है नहीं, ये वाला जो है वो स्क्वायर टर्म है बच्चों। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इससे एक ये कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास आ गया HNu E माइनस HNu बाई KT। ठीक है, अपॉन 1 यहां से हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस E माइनस HNu बाई KT। तो यहां से टोटल जो एवरेज एनर्जी है दैट इज बेसिकली HNu अपॉन E HNu बाई KT माइनस 1। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, यहां से देखिए ये एवरेज एनर्जी जो है दैट इज HNu अपॉन E HNu KT माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन 6 आ गई। अब ये जो एवरेज एनर्जी आई है बच्चों, ये देखिए ये क्वांटा के फॉर्म में है, और क्लासिकली क्या है, दैट इज KT। ये देखिए इन दोनों के बीच में जो प्लैंक ने ड्राइव की वो क्वांटा के फॉर्म में है, और ये क्लासिकली जो रेले जीन्स ने ली थी, मतलब यूजिंग टू द इक्वी पार्टीशन थ्योरम ऑफ एनर्जी, तो उसमें E जो है वो KT ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में ली थी बच्चों। अब ये 6 इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा काम है एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करना। ये जो
एनर्जी डेंसिटी है। नाउ द एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी? दैट इज यू, यहां से हम बात करेंगे न्यू, ड्यू न्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेटर पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय द एवरेज एनर्जी। ठीक है, अब नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पर यूनिट वेव, बिकॉज इट बिहेव एज ए स्टैंडिंग वेव। ठीक है बच्चों, सो स्टैंडिंग वेव की तरह बिहेव करे तो नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम यदि हम लाइक तो हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू रेले एंड जीन्स द नंबर ऑफ ऑसिलेटर अकॉर्डिंग टू रेले जीन्स रेले जीन इज, कितने नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हैं बच्चों? दैट इज इक्वल टू द 8 पाई न्यू क्यू टी न्यू अपॉन सी क्यू। ये बच्चों नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स जो हम बेसिकली स्टैंडिंग वेव है जिसे हम बेसिकली डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ही बोलते हैं। कितनी स्टेट्स अवेलेबल हैं क्लासरूम में, यदि आप बात करें कितनी क्लासरूम में सीट्स अवेलेबल हैं, दैट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेटर पर यूनिट उस वॉल्यूम के अंदर मल्टीप्लाई यदि हम उसकी कर देंगे एवरेज एनर्जी के साथ तो क्या होगा? दैट विल बी गिव द एनर्जी डेंसिटी। तो यहां से हम एनर्जी, ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में न्यू क्यू, ये नंबर ऑफ ऑसिलेटर इन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू, इस फ्रीक्वेंसी रेंज में नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स ही है। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई बाय द एवरेज एनर्जी कितनी है? एच न्यू अपॉन ई एच न्यू बाई के टी माइनस 1। मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम के अंदर आप बच्चे जो है वो ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम, कितनी सीट्स हैं, कितनी सीट है और मल्टीप्लाई बाय द कितनी एवरेज एनर्जी है। ठीक है, तो वो हमने कैलकुलेट कर ली थी। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी हमारी ई डी न्यू इज इक्वल टू 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी का क्यूब ई एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। तो ये क्या है? प्लैंक्स लॉ इन फ्रीक्वेंसी टर्म। तो ये है बल्कि प्लैंक्स मतलब रेडिएशन लॉ है। अब इसको जब प्लॉट किया गया एक्सपेरिमेंटली, जब इसको प्लॉट किया गया तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा था। तो ये बेसिकली इक्वेशन स्टार है, इसको हम वेवलेंथ की टर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा डी लैम्डा 8 पाई एच सी डी लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 5 ई एच सी बाई लैम्डा के टी माइनस 1। ये डबल स्टार, कुछ नहीं किया हमने, न्यू इज इक्वल टू सी लैम्डा है, यहां पे न्यू की जगह सी लैम्डा है और यहां पे बच्चों ये डी न्यू भी होगा, हमने यहां पे ये मिस कर दिया। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या करना है? न्यू सी अपॉन लैम्डा और इसका ही डिफरेंशिएशन कर देना है, माइनस सी अपॉन लैम्डा उसके डी लैम्डा जाएगा। जब यहां पे पुट करोगे तो सिंपल इट इज मैथमेटिक्स कुछ हो। ठीक है, तो इस फॉर्म में ये आ जाएगा, आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं, बहुत इजी है ये बच्चों। सिर्फ यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी न्यू की जगह सी बाई लैम्डा पुट कर दिया और यहाँ पे नी का क्यूब है तो सी बाई लैम्डा का क्यूब हो जाएगा और डी न्यू को हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो माइनस सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो एनर्जी डेंसिटी है जब इस थ्योरेटिकल फार्मूले को प्लॉट किया गया तो ये एक्सपेरिमेंटल डाटा के साथ बिल्कुल मैच कर रहा था बच्चों।
यदि हम यहां से बात करें तो ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली मैच कर रहा था। ये जो लॉ था वो एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटल की तरह, कोई भी कर्व इसमें से आप ले सकते हैं, तो एक्सपेरिमेंटली बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा था। सपोज करो ये जो ब्लैक वाली है, जो ब्लैक लाइन है वो प्लैंक ने ड्रॉ किया है, प्लॉट किया अपने फार्मूले से। अब कभी भी किसी भी अपनी कोई लैंग्वेज आपको आती होगी, आप इंजीनियर हैं तो लैंग्वेज बच्चों की कमांड आप किसी भी सॉफ्टवेयर में आप इस इक्वेशन को प्लॉट कर लो और एक्सपेरिमेंटल डाटा के साथ जो है वो ये मैच कर गया। और ये जो ब्लैक वाला है जो प्लैंक है, और जो ये जो है वो एक्सपेरिमेंटली। तो यहां देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली मैच किया। तो प्लैंक्स ने क्या किया, प्लैंक्स जो है वो सक्सेसफुल हो गया ब्लैक बॉडी के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में इन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ न्यू प्लस डी न्यू, ऑल फ्रीक्वेंसी रेंज में ये एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल हो गया। इससे पता चला कि हमें जो वो क्वांटम थ्योरी जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर दिया और क्वांटा की टर्म यहाँ पे आ गई। एनर्जी जो है वो क्वांटा के फॉर्म में क्या होती है, एमिट होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था, ठीक है बच्चों, क्योंकि डिफरेंट एप्लीकेशंस में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस। इससे पहले हम एक मैटर वेव का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, फिर मैटर वेव के जो कि डी ब्रॉगली ने दी थी, उसके बाद हम जो है वो बेसिकली जो वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से हम जो वो वेव इक्वेशन जनरेट करेंगे।